भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। कार्यक्रम सेहतनामा के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय नारायण शेनवी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमने आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया है बातचीत के लिए और हमारे सुनने वालों से आप मुखातिब हैं। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, विविध भारती में आकर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कई बार आपने जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले जिक्र किया था कि विविध भारती आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके गाने, उनके जो फरमाइशी गाने सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। और अब शायद बड़े होने के बाद वक्त थोड़ा कम मिलता है, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता है हम गाड़ियों में, स्पेशली कार्स में, तो हम सुनते जाते ही रहते हैं। जी जी जी। और विविध भारती की पहुंच भी ग्लोबल हो गई है अब। बिल्कुल। और इसका स्टैंडर्ड और जिस तरह से कहें कि जो वैल्यूज़ हैं हमारी परंपराओं की और भारतीय सभ्यता की, वो बनाए रखी है इस रेडियो चैनल देहातों में और रूरल इंडिया में इसकी अभी भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको। जी जी जी। बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम आपको बताएं कि आज का जो हमारा विषय है, जो हमने डिस्कस किया है, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, प्रकार और उपचार। तो दोस्तों, आज के इस विषय पर हम डॉक्टर अजय नारायण शेनवी जी से कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें आपकी भी कई बातें शामिल हो सकती है। प्रोग्राम को ज़रा गौर से सुनिएगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए शुरुआत में कि कई बार हम सुनते हैं कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए ऊट पटांग दिखता है, या उसकी चाल में फर्क आता है, या उसके अंग विशेष में अंतर दिखाई देता है, तो हम उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो जनरली कह देता है आर्थराइटिस का मरीज हूँ, आर्थराइटिस हो गया है, या उसके परिवार वाले ऐसी बातें बता देते हैं। तो दरअसल हम आपसे बहुत ही आसान से शब्दों में जानना चाहेंगे, आर्थराइटिस है क्या और इसके प्रकार क्या हैं? सरल हिंदी में कहना हो तो आर्थराइटिस का मतलब संधिवात, जी, जोड़ों का दर्द भी कहा जाता है। हर शरीर के अस्थि में बहुत सारे जोड़ होते हैं। कुछ हम पेरिफेरल जोड़ कहते हैं, जहाँ उंगलियों के जोड़, जिसको हम पेरिफेरल जोड़ कहते हैं। और सेंट्रल जोड़ मतलब रीढ़ की हड्डी के जोड़, या तो अपने हिप्स के जोड़, ये इनको हम लोग सेंट्रल जोड़ कहते हैं। अब आर्थराइटिस हम जब कहते हैं तो हर एक जोड़ कभी ना कभी अफेक्ट हो जाता है किसी न किसी बीमारी के वंश में आके। अब हम आर्थराइटिस की परिभाषा करते हैं। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द होना, उसमें सूजन आना और उसमें मूवमेंट या हरकत में तब्दीली होना, अच्छा, रिस्ट्रिक्ट होना। उसको ये तीन जब लक्षण होते हैं तो उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। सिर्फ जोड़ों का दर्द होना आर्थराइटिस नहीं होता, उसको आर्थ्राल्जिया कहते हैं। यही बेसिक डिफरेंस होता है। अब आदमी जब चल के आता है, जब जोड़ों का दर्द होता है, तो उसको सीढ़ी चढ़ने में, झुकने में जब तकलीफ होने चालू होती है, तो ये सिंपल और सरल लक्षण होते हैं आर्थराइटिस के। अच्छा, तो ये तो आपने बड़ी बात बताई कि जो अंतर होता है केवल जोड़ों के दर्द मात्र से ये नहीं कहा जाना चाहिए कि आर्थराइटिस है, लेकिन अगर उसमें मूवमेंट में स्लोनेस होती है, या धीमापन आता है, या गति में मंदता आती है, तो आप इसको तय करते हैं। कभी कभी अभी घुटनों जैसे जोड़ों में डिफॉर्मिटीज होती है, मतलब घुटने टेढ़े होने चालू हो जाते हैं। वह भी आर्थराइटिस का एक सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। अच्छा अच्छा, ये आपने बड़ी बात बताई है। लेकिन प्रथम दृष्टि में जैसे आपके पास कोई मरीज आता है, और चूंकि अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं आप, तो इसीलिए उसी काम के लिए आएगा, तो आप प्रथम दृष्टि में कैसे पहचानते हैं कि इसको रोग है या नहीं? जब मरीज
क्लिनिक में किसी लक्षण को या किसी दर्द को लेकर आ जाता है तो वो क्लियरली एक जगह पे पॉइंट करता है जहाँ पर उसको दर्द होता है। अब वो एक ही जोड़ में हो सकता है या अनेक जोड़ों में हो सकता है, कभी कभी रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। और इन चीज़ों को जब पेशेंट को एग्जामिनिंग टेबल पे लेके जाते हैं तब चिकित्सा करते हुए, लक्षण को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये इस आदमी को या इस लेडी को आर्थराइटिस का बीमारी है और जिसके लिए वो इलाज के लिए आया है। डॉक्टर के पास जब पेशेंट दर्द के हिसाब से आता है तो आप समझ लेना कि वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई रहती है। नहीं तो छोटे मोटे दर्द के लिए नॉर्मली चिकित्सक के पास लोग आते नहीं अपने देश में। ये एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है ये, क्योंकि छोटी मोटी बात होती है उसको इग्नोर करते हैं, जब वो बड़ी हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल तब बिल्कुल जाके आप चिकित्सक के पास जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से डायबिटीज़ होता है तो कई बार कहा जाता है कि इन दिनों जो हालत है वो छोटी अवस्था में भी लोगों को होने लगा है, या अक्सर सुनने में आता है और देखा भी जाता है। तो आपकी नज़र में आर्थराइटिस जो बीमारी है वो प्रौढ़ अवस्था में ज़्यादा होती है, मेल में होती है, या ज़्यादा फीमेल में दिखाई देती है? अब हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस के या तो डीजनरेटिव आर्थराइटिस के। अब डीजनरेटिव ये शब्द मतलब जोड़ों का घिसना, जब जोड़ घिसते जाते हैं तो ऑब्वियसली ये इस प्रकार का आर्थराइटिस बुजुर्गों में या प्रौढ़ अवस्था में ही दिखाई देता है। अच्छा, अब कभी कभी डीजनरेटिव आर्थराइटिस कुछ प्राइमरी बीमारी के बाद में भी दिखाई देता है। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को समझो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस आखिर में जो लक्षण दिखाता है वो डीजनरेटिव आर्थराइटिस का, तो हम उसको सेकेंडरी डीजनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, सो प्राइमरी बीमारी रूमेटॉइड है और उसके ऊपर ये जो आखिर में जोड़ों में जो चेंजेस हो चुके हैं उसको हम डीजनरेटिव या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये बड़ी अच्छी ढंग से परिभाषित करने वाली बात बताई आपने। और आज का जो हमारा विषय है डीजनरेटिव आर्थराइटिस, प्रकार और उपचार। जब हाथ पांव ही नहीं मुड़ेंगे या कहीं जोड़ों में दर्द होगा तो वो मुमकिन वाली बात नामुमकिन हो जाती है। डीजनरेटिव आर्थराइटिस का जो मुख्य कारण आप समझते हैं वो क्या है? कारण वैसे तो अनेक है, लेकिन बहुत कॉमन कारण है लाइफस्टाइल, जो आजकल के ज़माने में अपने लोगों में काफ़ी बिगड़ गया है जी। लोगों को एक्सरसाइज नहीं मिलता, उनके आहार में चेंजेस काफ़ी होते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड के वजह से शरीर का वजन काफ़ी बढ़ते जाता है, जिस पर जोड़ों पे काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है एंड जोड़ घिसने चालू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ डेफिशिएंसीज, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, इनकी वजह से हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियां कमज़ोर होने के बाद जोड़ों पे इनडायरेक्ट असर पड़ जाता है। अभी जब बहुत ही वजन बढ़ना चालू हो जाता है लोगों का, और जैसे जैसे उम्र बढ़ना चालू हो जाती है और लाइफस्टाइल वैसे ही रखते हैं तो जोड़ बद से बदतर होना चालू हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि प्रकृति ने शरीर में सब कुछ समाहित किया हुआ है, कहते हैं ना, संरक्षण दिया हुआ है। मान लीजिए आपने कहा कि कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी होती है, तो कैल्शियम हड्डियों में इतना संचारित होता है कि वो अगर ऊपर से ना भी मिले तो अंदर की हड्डियों से जो उनका एक कोश होता है, बैंक होता है, वहाँ से निकल के पूर्ति करता रहता है। तो इसकी कोई सीमा होती है? देखिए क्या है कि नेचर में या तो अपने रेगुलर डाइट में कैल्शियम काफ़ी है, और हम जिस देश से आते हैं हम उसको ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं। ट्रॉपिकल कंट्री में अपने को सूर्य किरण की कभी अभाव नहीं होता, और सूर्य किरण ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का जी। अगर हमने अपना एसी कैबिन्स में बैठना छोड़कर बाहर थोड़ा चलना चालू कर दिया तो मुझे नहीं लगता किसी को आर्टिफिशियल विटामिन डी लेने की ज़रूरत पड़े जी। और ये जो कैल्शियम बैलेंस, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो होता है, उस पर प्रभाव भी चलने का एक्सरसाइज से काफ़ी हो जाता है। लाइक अगर लोग चलते हैं रेगुलरली तो बोन मिनरलाइजेशन कहते हैं उसको। बोन मिनरलाइजेशन का मतलब बाहर का खून का कैल्शियम आकर हड्डियों में बस जाता है, तो इसको हम लोग मिनरलाइजेशन कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा स्टिमुलस है वॉकिंग, चलना। तो चलना एक सरल सा एक्सरसाइज है जो हर एक को अपनाना चाहिए। जी जी, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि देखिए थोड़ा आलस से त्याग कर अगर चलने की प्रक्रिया भी शुरू करें तो लाइफस्टाइल में तो परिवर्तन आएगा ही, लेकिन आपके जोड़ और जो संधिवात होने के कारण हैं वो मिटते जाएंगे। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की बात हो रही है, प्रकारों पर और प्रकाश डालिए थोड़ा सा कि ये तो एक प्रकार आपने बता दिया, लेकिन अन्य प्रकारों में किस तरह के बंध पाए जाते हैं?
डीजनरेटिव आर्थराइटिस एक किस्म का आर्थराइटिस है जिसमें उम्र के हिसाब से या जैसी बढ़ती हुई उम्र की वजह से शरीर के निचले जोड़ों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छा। और नॉर्मली हम इसको अगर क्लासीफाई करें तो उसको प्राइमरी और सेकेंडरी इस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी में क्या क्या शुमार होता है? प्राइमरी आर्थराइटिस में जैसी जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ों में जो चेंजेस हो जाते हैं, जो नेचुरल चेंजेस कहते हैं हम उसको, उसे प्राइमरी आर्थराइटिस कहते हैं। और सेकेंडरी आर्थराइटिस मतलब उसके अंडरलाइंग कुछ कॉज रह जाता है। अगर कहीं पर रिसेंट पास या तो एकदम पुराने अगर एक्सीडेंट कहीं पर हुआ हो और जोड़ में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं ऑपरेशन के बाद या तो प्लास्टर में, जिसकी वजह से जोड़ रफ हो गया, तो उस जोड़ में जो आर्थराइटिस पाया जाता है उसको हम सेकेंडरी आर्थराइटिस कहते हैं। अगर पहले कभी किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या तो और कोई सोराइटिक आर्थराइटिस या इस किस्म की या गाउट वगैरह इन प्रकार की बीमारियां जब होती है जिसमें भी कार्टिलेज अफेक्ट होता है, उसको हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जी जी। सो प्राइमरी कॉज जो भी हो, लेकिन जो बाद में कार्टिलेज में जो चेंजेस दिखाई देते हैं उसको हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जी, इससे हम चाहेंगे कि हमारे जो रूरल एरियाज के श्रोता हैं वो भी जान लें कि भाई इसके विशेष लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो प्रारंभ होने से पहले ही आप सचेत हो जाएं। जी, शुरुआत में अब हम बात करेंगे सिर्फ घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जी, जो सबसे कॉमन और दिखाई दिया जाता है। अब शुरुआत में तो हमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ नहीं दिखाई देंगी, घुटने टेढ़े नहीं दिखाई देंगे, लेकिन दर्द, अर्ली मॉर्निंग दर्द मतलब उठने के बाद जब हम पैर को हिलाना चाहते हैं तब थोड़ा सा स्टिफनेस महसूस होता है, उसको हम अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। सीढ़ी चढ़ने में या इवन सरफेस पे चढ़ने में जब थोड़ी बहुत तकलीफ महसूस होनी चाहती तब हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये सब ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली लक्षण कहते हैं, शुरुआत के लक्षण कहते हैं। और इसी से अपने को, हर एक आदमी को सचेत होना चाहिए कि आगे ये इससे और भी तकलीफ न हो। इसमें क्या कोई ऐसा भी प्रकार पाया जाता है लक्षण का कि व्यक्ति खुद देखता है कि घुटनों में या उसके नीचे जो हमारा पैर का टखना है, उसके पैर की पतलियां हैं या नाखून हैं, उसके आसपास कहीं सूजन भी दिखाई देती है? जी, जैसे जैसे ये आर्थराइटिस का असर बढ़ते जाता है अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, घुटना अंदर जो उसके जो पानी होता है, शरीर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि उस कामयाब उसको कम करे और उस लुब्रिकेंट को मतलब पानी को जरा ज़्यादा फेंकना चालू कर देता है। अब एक वक्त ऐसा हो जाता है कि पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके होने की वजह से ही तकलीफ महसूस होती है और वो एक सबसे इम्पोर्टेंट दर्द का कारण बन सकता है और एक सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। उसको हम लोग एक्यूट आर्थराइटिस कहते हैं, एक्यूट एपिसोड ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूट वाला ये जो प्रक्रिया है उसमें क्रॉनिक भी कुछ होगा फिर? जब ये एक्यूट और क्रॉनिक जो हम कहते हैं, यानी लोग आते हैं जब दर्द बढ़ जाता है और डॉक्टर के पास आकर सलाह मशवरा कर देते हैं, वो एक्यूट फेज निकल जाता है, कम हो जाता है, बट वो बेसलाइन दर्द तो हमेशा होते रहता है। लोग एक फरलॉन्ग से ऊपर नहीं चल पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि उनको आर्थराइटिस के लक्षण है और ये दर्द इसके नीचे कब कम होने वाला नहीं है। जब ये स्थिति हो जाती है तो उसको हम लोग क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एक निश्चित दर्द की सीमा होती है? जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक लक्षण जैसे ही दिखाई देते हैं उसी वक्त चिकित्सक से सलाह ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं कि आपने भी सुना होगा, ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, कुछ तेल गर्म करके अपनी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, कोई पड़ोसी ने बता दिया, परिवार में किसी ने बता दिया, तो इसमें आपकी क्या राय है? यहाँ पर घरेलू इलाज लोग करते हैं बट कभी कभी गलत फहमियों के शिकार भी हो जाते हैं और इसलिए अपने को कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। घुटनों में जब सूजन आ जाती है, घुटना जब वार्म होता है, गर्म हो जाता है, तो उसको हम आइसिंग करना पसंद करते हैं, बर्फ लगाना पसंद करते हैं। घुटने जब स्टिफ हो जाते हैं और जिसमें गर्माई इतनी नहीं होती लेकिन एकदम कड़क हो जाते हैं, जो मूवमेंट नहीं होता, जिसको रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, वैसे घुटनों को हम गर्म सिकाई करते हैं, हीट की सिकाई करते हैं। और फिजियोथेरापिस्ट ये काफ़ी अंश तक कॉन्ट्रास्ट थेरापी का भी सुझाव देते हैं। हीट एंड आइस दोनों अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जी, और इसके अलावा ड्यूरिंग एन एक्यूट फेज, मतलब जब एक्यूट दर्द होता है तब हम उनको आराम देना ज़्यादा पसंद करते हैं। घुटने को एक्सरसाइजेस
कब करना है? जब वो एक्यूट फेज शांत हो जाता है। दर्द कम होने के बाद ही फिजियोथेरेपी हम चालू कर सकते हैं। ये आपने बहुत ही अंतर वाली बात बताई है जो दिमाग में भी रखनी चाहिए और परिवार वालों को भी समझना चाहिए जी। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि मरीज तो खैर अपने दर्द से तड़पता ही है, परिवार वालों की भी एक सिंपैथी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में आपकी क्या राय है इसमें? काउंसलिंग एक चीज़ होती है जहाँ पर हम हर एक पेशेंट को और पेशेंट के परिवार को संकेत दे या सूचित करें कि उनका डाइट क्या होना चाहिए, उनका रहन सहन कैसे होना चाहिए, एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस होना है। सुबह से शाम तक हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर लौटते हैं, अपनी तरफ शरीर की तरफ ध्यान देने को किसी को वक्त नहीं होता। ऐसी कंडीशंस में हम इन बीमारियों का विक्टिम हो जाते हैं जी। और इनसे बचने के लिए दिन में कम से कम 1 आध घंटा हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज कई प्रकार के होते हैं। स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम कार्डियो कहते हैं, जिसे हम चलना, स्किपिंग कहते हैं, फिर साइकिलिंग कहते हैं, या तो स्विमिंग, तैरना कहते हैं। ये सब कार्डियो एक्सरसाइज में आ जाते हैं। बट अगर घुटनों का दर्द है तो हम अगर घुटनों को अनलोड करना चाहते हैं, यानी नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उसमें 2 ही एक्सरसाइज हम पसंद करते हैं। एक तो साइकिलिंग और दूसरा स्विमिंग। चलना बेहतरीन एक्सरसाइज है, लेकिन पेनफुल घुटनों में यानी दर्द वाले घुटनों में जब हम चलते हैं तो दर्द बढ़ने का चांसेस ज़रा ज़्यादा होता है। तो इसके लिए एक्यूट फेज में हम चलने को मना करते हैं। जी दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हो रही है इस समय डॉक्टर अजय नारायण शेनवी से, जो मुंबई के सुप्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। और आज की बातचीत का विषय जारी है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, प्रकार और उपचार। डॉक्टर साहब, अब हम ये जानेंगे कि लक्षण भी आपने बता दिए जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक वाली बातें भी अंतर से समझ में आने लगी हैं। लेकिन कोई भी बीमारी जब होती है और ख़ास तौर से हड्डियों की या अस्थियों की बीमारी होती है और मरीज़ आपके पास आते हैं तो एक परीक्षण वाली बात होती है, कंफर्मेशन होना चाहिए। आप प्रथम दृष्टया तो पहचान ही जाते हैं कि मरीज में आर्थराइटिस है, लेकिन कुछ निदान या डायग्नोस करने के लिए कुछ परीक्षण करवाते हैं, वो क्या होते हैं? अब जब चिकित्सा हो जाती है, लक्षण देखे जाते हैं, तो चिकित्सक के मन में कुछ डायग्नोसिस बन जाता है। अब उसको कंफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सिर्फ अपने अंदाज से या तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लेबल नहीं लगा सकते हैं। जी जी। अब आजकल हर देहात में या तो हर शहर में बेसिक मोडालिटीज़ हम लोग जो कहते हैं चिकित्सा के, तो अवेलेबल है ही। बेसिक एक्सरे एक ऐसी चीज़ है जो हर एक ऑस्टियोआर्थराइटिस के जोड़ों को करना ज़रूरी है। और घुटने का एक्सरे जब हम करते हैं तो हम प्रिफर करते हैं कि ये स्टैंडिंग एक्सरे किया जाए। स्टैंडिंग एक्सरे इसलिए कि हम जब शरीर का भार जब घुटने पे आ जाता है तब हमें एग्जैक्ट घुटनों का स्पेस का अंदाज़ा आ जाता है। अब एक्सरे में हमें दिखती हैं सिर्फ हड्डियाँ, और हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज होता है उसको कोई दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ हमें अंतराल जैसा, स्पेस जैसा दिखाई देता है, वाइट वाइट। जी। और जो स्पेस कम होना चालू हो जाता है उसका मतलब कार्टिलेज थिन आउट हुआ है, मतलब घिस गए हैं। तो वही एक निदान का एक जरिया हो जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट इसलिए कि प्राइमरी आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है कि और कोई बीमारी उसके जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस डेवलप हो गया है, ये इसका निदान हमें मिल जाता है। तीसरा, अभी आजकल मॉडर्न मोडालिटीज़ काफ़ी हैं। सोनोग्राफी करते हैं लोग, बट सोनोग्राफी से ज़्यादा एमआरआई का या सीटी स्कैन का काफ़ी उपयोग हो जाता है। और ये सब हाईली एडवांस्ड और महंगे जांच है, जिससे हमें जोड़ के अंदर के लिगामेंट्स का भी अंदाज़ा आ जाता है। लैक्सिटी अगर हो गई है तो उसके बारे में भी हमें काफ़ी अंदाज़ा आ जाता है। डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर उभर कर आती है कि संपूर्ण शरीर का जो आधार है रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन। तो क्या आपकी नज़र में कुछ ऐसी बात है कि निदान करते समय या परीक्षण करवाते समय कुछ ऐसी टेस्ट भी करवाते हैं जहां आपको बैकबोन से रिलेटेड कुछ टेस्ट होती हो? आर्थराइटिस हर जोड़ों में अफेक्ट होता है, और बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, हम उसे वेट बेरिंग एक्सिस कहते हैं। मतलब शरीर का पूरा भार रीढ़ की हड्डी को उठाना पड़ता है। अब रीढ़ की हड्डी ऐसी चीज़ है जहाँ पर भी जोड़ काफ़ी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जोड़ है डिस्क स्पेस, हम उसे डिस्क्स कहते हैं, जो अपने गाड़ी के नीचे शॉक्स की तरह काम करते हैं। जब चलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, तो इन जोड़ों का, इन डिस्क का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा रीढ़ के हड्डी के पीछे
करोड़रज्जु होता है, उसको कवर करते हुए, उस कनाल को कवर करते हुए पीछे की तरफ 2 जोड़, इंपॉर्टेंट जोड़ है, उसको हमें फैसेट जॉइंट कहते हैं। अब जहाँ पर रीढ़ की हड्डी में मोबिलिटी होती है, जैसे कमर की रीढ़ की हड्डी और गर्दन की रीढ़ की हड्डी, ये 2 चीज़ें जो ऐसी हैं जहाँ पर मोबिलिटी मैक्सिमम होती है। जहाँ पर मोबिलिटी होती है वहाँ पर घिसना हो जाता है, वेयर एंड टेयर हो जाता है, और वहीं पर हम आर्थराइटिस के चिन्ह दिखाई देते हैं, और उस आर्थराइटिस को हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, और ये भी कहा जाता है, जैसे आपने डिस्क जो एरिया बताया था, जब वो स्लिप होने लगता है तो स्लिप डिस्क कहा जाता है उसे। जी, ये बहुत आम बात है, लेकिन चिकित्सक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जब निदान की बात आती है। ये भी हम यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे इस समय कि न्यूरोलॉजी या स्नायु की बीमारियों से रिलेटेड भी हड्डियों का कोई ऐसा संबंध है, या आर्थराइटिस का कोई संबंध है? देखिए, रीढ़ की हड्डी में जब आर्थराइटिस हो जाता है तब करोड़रज्जु जहाँ पर है उसका कनाल नैरो होना चालू हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब चारों तरफ से कनाल पर जब हड्डियाँ एनक्रोच करना चालू करती है तो नसों पे दाब बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से नस में कमजोरियाँ, नस जहाँ जहाँ सप्लाई करती है वहाँ पर कमजोरियाँ महसूस होने लगती है। और एक बात ध्यान में रखना है कि आर्थराइटिस कोई एक स्पेसिफिक जगह पर आइसोलेटेड नहीं होता, इट इज ऑल थ्रू आउट द बॉडी। मतलब रीढ़ की हड्डी में जैसे है वैसे घुटनों में भी एक ही आदमी में दिखाई दे सकते। जब चिन्ह हम देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी की वजह से, जो आर्थराइटिस के चेंजेस की वजह से जो पैरों में तकलीफ होना चालू होता है, उसको हम कभी कभी जोड़ों के दर्द के साथ कंफ्यूज करते हैं, और हम पेशेंट को सलाह देते हैं आपके घुटने के जोड़ काफी खराब है, आपको उसको बदल देना है। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर रीढ़ की हड्डी की वजह से अगर दर्द होता है तो बदल देने के बाद पेशेंट को आराम नहीं मिलता, क्योंकि सही निदान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, ये आपने कन्फ्यूजन वाली बात थी दूर कर दी है, ताकि प्रॉपर चिकित्सक को दिखाएं और संबद्ध चिकित्सक को ही दिखाएं। जी बिल्कुल सही। धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कहते हैं ना, प्रकृति के बहुत करीब होता है, और इंग्लिश में कहा जाता है कि ही इज और शी इज डाउन टू अर्थ। और जमीन कुछ ऐसी होती है कि जब थोड़ी भी बीमारी आती है तो उपचार की व्यवस्था हम तुरंत करना चाहते हैं। तो जब आर्थराइटिस और खासतौर से डिजेनरेटिव आर्थराइटिस का प्रकार के बाद उपचार की बारी आती है तो आपका सीक्वेंस क्या होता है और किस गति से होता है? डिजेनरेटिव आर्थराइटिस के उपचार जब हम चालू करते हैं तो पहले प्रिवेंटिव और उसके बाद में कंजर्वेटिव, ये बेसलाइन, ये उनके क्या कहते हैं, बेसिस होते हैं, आधारभूत होते हैं, जिस पे हम आगे चलते हैं। अब प्रिवेंटिव की जब बात करते हैं तो हम पेशेंट के साथ काफ़ी वक्त बिता के उनको समझा देते हैं कि किन चीज़ों की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स जो दिखाई दे रहे हैं, और आपको इन प्रॉब्लम को अगर रोकना है तो क्या क्या करना है। जी, पेशेंट के ऑक्यूपेशन हम समझते हैं, और उस ऑक्यूपेशन में उन्होंने क्या चेंजेस करने हैं ये भी हम उनको समझा देते हैं। अरे आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो ऑफिस में बैठ के लोग कंप्यूटर पे 12 घंटे बैठे रहते हैं, तो ये एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से गर्दन और कमर पे लोड बढ़ जाता है। तो हम उनको समझा देते हैं कि हर 1 घंटा 1.5 घंटे में उठा करो, स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइजेस समझो, और ये बीच बीच में करते रहो। जहाँ पर बड़ा ऑफिस है, छोटे छोटे पेपर्स एक दूसरे के पास देना, प्यून को मत बुलाया करो, आप खुद जाके देख के आओ। ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन इससे आपके सेहत पे बहुत ही फर्क पड़ सकता है, और ये एक 100% गारंटी का एक नुस्खा है जिससे आपके प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे नहीं। कुल मिला के आपका कहना यह है कि पोस्चर जो है आपका वो सीमित अवस्था में रहे, नेचुरल रहे, और थोड़ा उसको आराम भी मिले। बिल्कुल सही। और एक बात है कि आजकल ट्रैफिक और व्हीकल्स ये एक कॉमन कारण है। आप लोग देखने जाओ तो जो ड्राइविंग का पेशा लेके घूमते हैं उनको रीढ़ की हड्डी का और गर्दन की हड्डी का प्रॉब्लम्स हमेशा दिखाई देते हैं। सही बात। सो ड्राइविंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज, मतलब एक ये ऐसी चीज़ है कैन नॉट अवॉइड। अब शहरी ट्रैफिक में जहाँ पर 15 किलोमीटर भी आपको ड्राइव करना है तो लगभग 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, तो उसमें गर्दन पे लोड पड़ ही जाता है। जी, तो जी। 2 व्हीलर्स इज एक ऐसी वाहन है जिसमें गर्दन के आर्थराइटिस इज कॉमन। जी। सिमिलरली जिनको कमर का दर्द है या कमर के प्रॉब्लम्स है, कुछ समय के लिए तो इन वाहनों का उपयोग करना छोड़ दे। तो ये तो आपने वो बात बता दी जो प्रिवेंटिव। जी, लेकिन इसमें दवाइयों का भी इस्तेमाल होगा उपचार बिल्कुल। में? अब एक्यूट स्टेज में जब आते हैं, डॉक्टर के पास जब आते हैं पहली बार, तो जब दर्द बढ़ जाता है तभी तो आते हैं तो उसको हम एक्यूट स्टेज कहते हैं। सही है। एक्यूट स्टेज में एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं,
एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब सिर्फ पेन किलर नहीं होता, जो जोड़ों के दर्द के साथ जो जोड़ों में सूजन जो होती है उसको कम करने की क्षमता ये दवाइयाँ रखती है, जिससे दर्द अपने आप सेकेंडरी कम हो जाता है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी एक ऐसी चीज़ है, लोग जरा ज़्यादा ही डरते हैं इनसे, क्योंकि इनसे कहा जाता है कि बहुत देर तक आप लेते रहो तो किडनी पर असर पड़ सकता है या अन्य अंगों पर। जी। तो हम यही सलाह करेंगे कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहो, डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे और दवा लेने से डरो मत, और जैसे डॉक्टर बताएंगे वैसे लिया करो, तो आपको कोई हानि नहीं होती। क्योंकि मात्रा और अनुपाम चिकित्सक तय करते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा बाकी रेगुलर जो ट्रीटमेंट होते हैं, हॉट फर्मेंटेशन, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, ये सब चीज़ें भी डॉक्टर उसी टाइम पर उसी वक्त पर बताते जाएंगे। और आज की समस्याओं से जूझ रहे जो मरीज हैं उनको राहत तो देता है, लेकिन उपचार वाली बात थोड़ी और आगे बढ़ेगी और हम ये आएंगे कि व्यायाम तक की बातें तो आपने बता दी थी, लेकिन दवाइयों और व्यायाम के बाद कई बार हमने सुना है कि चिकित्सक आईवी तक पहुंच जाते हैं, यानी इंट्रावीनस इंजेक्शन वो जो होते हैं, वहाँ की ज़रूरत कब आन पड़ती है? क्या गंभीर अवस्था होती है? आर्थराइटिस में आराम की बहुत ज़रूरत होती है जोड़ों को, और जब ऐसा मौका आ जाता है जहाँ मरीज को घर पे आराम करने को वक्त नहीं मिलता, या तो उनका टेम्परामेंट ऐसा है कि वो सलाह देने के बाद भी आराम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को हम अस्पताल में एडमिट करके भर्ती करके उनको या तो ज़बरदस्ती का आराम वहाँ पर कहला देते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शंस और गोलियां चालू कर देते हैं, ताकि ये जो एक्यूट फेज है वो निकल जाए। ऐसे लोगों में कभी कभी हमें ऑपरेशन थिएटर में लेकर घुटने के अंदर से पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है खींचकर वहाँ पर कुछ इंजेक्शंस देने के अवसर भी आते हैं। आजकल नए इलाजों में विस्को सप्लीमेंटेशन ये कॉमन नाम आ गया है। दवाइयाँ हम इसलिए डालते हैं अंदर कि अंदर का जो पानी है उसका चिकास बढ़ा देता है, जिसकी वजह से घुटने का आर्थराइटिक चेंजेस या लुब्रिकेशन जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, चिकनाई बढ़ती है, और जिसकी वजह से एटलीस्ट कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स वगैरह है वो हम कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर एक बात दिमाग में आती है कि कई जो बीमारियाँ होती हैं वो वंशानुकरण के कारण होती है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, तो क्या कहीं हमारे बाप दादाओं में या कहीं परिवार में या मल्टी जो एक यूनिक परिवार होते हैं या यूनाइटेड फैमिलीज होती हैं, कहीं ना कहीं किसी को होता है तो बच्चे में आ सकता है? आर्थराइटिस का वन ऑफ द फैक्टर्स ये वंश की वजह से हो सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं हो सकता कि लाइफस्टाइल्स, ये ही एक चीज़ है जिसकी वजह से आर्थराइटिस आज की तारीख में दिखाई देता है। अच्छा, जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तब हम देखते हैं बच्चे लोग आजकल बाहर खेलना बिलना छोड़कर अंदर वीडियो गेम्स या तो कंप्यूटर्स या तो अपने मोबाइल्स पे खेलते रहते हैं, बाहर जाना तो छोड़ ही देते हैं, टीवी पे के सामने काउच पोटैटो की तरह खाते खाते बैठे रहते हैं। यही बच्चे हैं जो शिकार हो जाते हैं आगे चलकर आर्थराइटिस या आर्थराइटिस लाइक प्रॉब्लम्स के लिए, एंड इसी को हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये यहाँ पर हम आपको ज़रा सा रोकेंगे और ये जानेंगे, क्या एक सामान्य इंसान जो युवावस्था को पार करते हुए मोटापे की ओर बढ़ता है उसे ही एक बीमारी जल्दी होती है या ऐसे भी हो जाती है? ओबेसिटी एक कॉमन कारण है जिसमें वेट बेरिंग जॉइंट्स में, जोड़ों में आर्थराइटिस दिखाई देता है। अब और उसके जो कारण आपने बताया बचपन में ये सब होता है। बिल्कुल। ओबेसिटी को कम करने के लिए डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, डाइटरी रेगुलेशंस हम कहेंगे, उसको करना बहुत ज़रूरी है। खेलना कूदना छोटी अवस्था में या तो तरुण अवस्था में सबको करना चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए ताकि जोड़ों का जो चेंजेस दिखाई देते हैं हमें वो कंट्रोल में रहे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और हम जानेंगे कि आर्थराइटिस यदि किसी को हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो पूर्णतया वो ठीक हो जाता है, क्योरेबल है? शुरुआती लक्षण अगर देखे जाते हैं तो काफ़ी हद तक जोड़ कंट्रोलेबल हो सकते हैं। क्यूरेबल तो हम नहीं कहेंगे, बट कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर सेहत अच्छे रखे, लाइफस्टाइल अच्छी रही, तो आर्थराइटिस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये प्रिकॉशन है, ये प्रिकॉशंस ही है। और एक बार आर्थराइटिस को शुरुआत हो गई तो अगले एक्सरेज, उसके बाद वाले एक्सरेज, पायलट एक्सरेज में हमें सपोज, पायलट एक्सरेज मतलब पहला एक्सरे में हमें जो चेंजेस दिखाई देते हैं वो हम अगर 5 साल के बाद रिपीट करें तो उससे कम कभी नहीं होते, वो ज़्यादा ही बढ़ते जाते हैं। तो कहने का मतलब प्रिवेंशन यही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट का है।
डॉक्टर साहब, ये तो प्रिवेंटिव और दूसरी दवाइयों वाली चिकित्सा हो गई, जीवन शैली में बदलाव का हो गया, लेकिन क्या कभी बहुत क्लाइमेक्स पर आकर सर्जरी की आवश्यकता भी आन पड़ती है? बुजुर्गों में 50 या 60 उम्र के बाद जब जोड़ों के दर्द की वजह से लाइफस्टाइल उनकी बिखर जाती है या तो चेंज हो जाती है, तो यही समय हम कहते हैं कि जहाँ पर सर्जरी का रोल आ सकता है। दवाइयाँ ले चुके हैं, बाकी के सब प्रिकॉशंस ले चुके हैं, फिजियोथेरेपी हो चुका है, फिर भी दर्द काबू में नहीं आता, तो हम सर्जरी का उपाय सोच सकते हैं। अब 60 साल के बाद हम इसलिए कहते हैं कि अब घुटनों में एक हिंज जॉइंट कहलाता है और वेट बेरिंग जॉइंट, मतलब शरीर का भार इस जोड़ पे ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस कॉमनली इन्हीं जोड़ों में दिखाई देता है। और जब घुटना तकलीफ करना लगता है तो पेशेंट का लाइफस्टाइल कंप्लीटली बदल जाता है। मतलब वो बाहर जाने से कतराता है, छोटी छोटी सोशल विजिट्स हो या अपने जॉब पे जाना हो या और कहीं पर विजिट करना हो तो रुक जाता है, घर पे ही ठहरना पसंद करता है। जब इस प्रकार का लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इनको कुछ तो एक मिले, हम उसका जोड़ बदल देना पसंद करते हैं। और जोड़ बदल देने का मतलब उसके जो घिसे हुए और ख़राब हुए कार्टिलेजेस को हम बदल कर नए कार्टिलेजेस बना देते, फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जोड़ के अंदर की संवेदना निकल जाती है, दर्द गायब हो जाता है और जोड़ सीधे हो जाते हैं। जो जोड़ टेढ़े हुए रहते हैं वो जोड़ सीधे भी हो जाते हैं, जिसके बल पर वो अपनी नई जिंदगी बिता सकता है। जैसे बाईपास में अपना हार्ट जैसे यंग हो जाता है, वैसे यहाँ पर भी जोड़ बदल देने से जोड़ अपना यंग हो जाता है। और सामान्य मृत्यु के अलावा ये कितने वर्षों तक लागू रहता है? अब जब हम आर्टिफिशियल जोड़ बिठा देते हैं उसको हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, जॉइंट ट्रांसप्लांट नहीं कहते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट जब करते हैं तो एक समझ लो कि वो लाइव हड्डियों पे निर्जीव जोड़ बिठा देते हैं। तब इस प्रकार का जब हम मैच करना चाहते हैं तो कब न कब तो मिसमैच तो होना ही है। तो हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स के आधार पर कि लगभग 20-25 साल तक ये जोड़ टिकते हैं। वाह! मतलब 60 साल के ऊपर आयु में अगर हम ये जोड़ रिप्लेसमेंट करें तो जिंदगी भर टिकते हैं। कितना खर्चा आ जाता है अमूमन इसमें? जोड़ों का खर्च आजकल प्लेटो आउट हो गया है गवर्नमेंट के कैपिंग की वजह से, और अच्छे इंपोर्टेड जोड़ आजकल 50,000 में मिल जाते हैं। वाह! तो पूरी चिकित्सा लगभग 60-70 हज़ार में हो जाती है। बिल्कुल, है ना? लेकिन ये मेडिक्लेम के अंतर्गत भी समाहित है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। चिकित्सक भी चाहते हैं कि भाई मरीज उनकी बातों को कहना माने और आराम से जिए, बिल्कुल शून्य रूप से दर्द वाला हो जाए तब तक आराम से जिए। तो हमारी आरजू यही है, चलते चलते आप कोई संदेश हमारे सुनने वालों को, खासतौर से आर्थराइटिस के जो मरीज हैं उनको देना चाहेंगे? हम तो मरीजों को यही कहते हैं कि अब आपकी आयु है 50 साल, इतने साल जोड़े ने आपकी साथ दी, अब आप जोड़ों के साथ दो। उसका मतलब आप लाइफस्टाइल अपनी इस तरह से जियो कि जोड़ों पे जरा ज़्यादा ध्यान दिया करो, एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, बस खुशहाल रहो। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने, अच्छा संदेश दिया। और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और डिजेनरेटिव आर्थराइटिस प्रकार और उपचार विषय पर बहुत कठिन प्रश्नों के, जिज्ञासाओं के सरलीकरण शब्दों में आपने जवाब दिए। इसके लिए विविध भारती की ओर से हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय नारायण शैनवी से। और आज की बातचीत का विषय डिजेनरेटिव आर्थराइटिस प्रकार और उपचार। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हमारे सुनने वाले लाभान्वित हुए होंगे ये जानकारी प्राप्त करके। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थे प्रदीप शिंदे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाज़त। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।